हाय एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है बंगाल स्कूल ऑफ पेंटिंग। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके सिलेबस का। कोशिश करूंगी इजी वे में आपको ये समझा पाऊँ। बंगाल स्कूल को समझने से पहले आपको थोड़ा इसकी बैकग्राउंड को समझना पड़ेगा, क्योंकि आपने सैम्पल पेपर में चेक किया होगा कि क्वेश्चंस का फॉर्मेट थोड़ा डिफरेंट है। दे आर नॉट आस्किंग द डायरेक्ट क्वेश्चन, सो उसके लिए चैप्टर की अंडरस्टैंडिंग का होना बहुत ज़रूरी है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम बात करें तो भारत में आर्ट के अलग ही मायने रहे हैं। जैसा कि हमारी प्री हिस्टोरिक केव आर्ट हुआ, अजंता की पेंटिंग्स हुई, इतने खूबसूरत टेम्पल स्कल्पचर्स, मिनिएचर आर्ट। हम बेसिकली एक रिच कल्चर एंड हेरिटेज के साथ जी रहे थे। करीबन 1875 के आसपास ये मिनिएचर स्टाइल ऑलमोस्ट डिक्लाइन पर था। और दूसरी तरफ अगर आप ये टाइम पीरियड देखें तो इस टाइम पीरियड तक ब्रिटिशर्स ने भारत पर कब्जा कर लिया था और उन्होंने यहाँ के लोगों पर, इंडियंस पर अपना लाइफस्टाइल, अपने तौर तरीके, खुद के रूल्स चलाने शुरू किए, अपने कल्चर को पढ़ाना शुरू कर दिया, अपने स्कूल इस्टेब्लिश किए और इंडियंस को भी वही एजुकेशन दी जाने लगी। इसी के साथ उनके आर्ट ने भी भारत पर पकड़ जमा ली, जो कि एक रियलिस्टिक स्टाइल एकेडमिक आर्ट था। उनका ये मानना था कि भारत का कोई कल्चरल हेरिटेज नहीं है। इंडियन आर्ट, जो कि इतना रिच था, उसको नकारना शुरू कर दिया। और ये ब्रिटिशर्स जब आए थे ना, तो अपने साथ 50 आर्टिस्ट भी लेकर आए थे फॉर द प्रमोशन एंड प्रोपेगेशन ऑफ देयर आर्ट, देयर टेक्निक ऑल ओवर इंडिया। जहां एक तरफ इन्होंने हम इंडियंस को, हमारे इंडियन आर्ट को डिग्रेड करना शुरू कर दिया, वहीं दूसरी ओर इंडियंस इसको स्टेटस सिंबल मानना शुरू हो गए। हमारे ही जो रिच एंड वेल्दी लोग थे वो इस फॉरेन स्टाइल की तरफ अट्रैक्ट होते जा रहे थे और उस जैसी पेंटिंग्स की ही कॉपी बनवा रहे थे। जहां एक तरफ ये लोग उनकी इंग्लिश लैंग्वेज, उनके कस्टम्स, उनकी लाइफ जीने के तरीके को अपना रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ अपनी ही सभ्यता, अपने आर्टिफैक्ट्स को नकार रहे थे, which causes the continuous degeneration of our art values। फिर इन ब्रिटिशर्स ने अपने आर्ट स्कूल पे इस्टेब्लिश किए इंडिया में जगह जगह, लाहौर, मद्रास, बॉम्बे, कैलकाटा, और वहाँ फॉरेन स्टाइल में प्रॉपर आर्ट एजुकेशन दी जाने लगी। ऑयल पेंटिंग, यूरोपियन आर्ट सिखाया जाने लगा। और एक्चुअली जो ये ब्लाइंड फॉलोइंग हो रही थी ना वेस्टर्न आर्ट की, जैसा कि मैंने कहा कि बड़े लोग, अमीर लोग इस तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे, सो इस चीज ने हमारे इंडियन आर्ट को टोटली पॉल्यूट कर दिया। क्योंकि जो हालात चल रहे थे भारत में, जैसा कि इंडियंस को डिग्रेड किया जाना, पेंटिंग्स में भी हमारे गॉड गॉडेसेस को वेस्टर्न लाइफस्टाइल में बनाया जाना, तो इन्हीं हालातों के बीच उस वक्त एक पॉलिटिकल और फाइनेंशियल फ्रीडम की विचारधारा पनपी। नेशनलिज्म, स्वदेशी की शुरुआत हुई और यहीं पर एक आर्ट मूवमेंट की भी शुरुआत हुई, जिसमें जो कलाकार थे, they not only raised voice against the activities of the British Art Academy, but also started separating themselves from following blindly the lifeless style of the Western realism। उन्होंने खुद को इससे अलग कर लिया, ये जो सब चल रहा था। पर यहाँ मैं एक बात और कहना चाहूंगी कि अगर हम कहें सब ब्रिटिशर्स एक जैसे थे, तो ऐसा नहीं था। कुछ ऐसे भी थे इनलाइटेंड इंग्लिशमैन जो इंडियन आर्ट को ऐसे ही प्योर रहने देना चाहते थे, जैसे कि E.B. हेवल। इन्होंने भारतीय कला के मूल्यों को समझा, सराहा एंड ऑल्सो सेव्ड इट फ्रॉम डिकेइंग। प्रोफेसर E.B. हेवल मद्रास स्कूल ऑफ आर्ट के प्रिंसिपल थे। फिर इनका ट्रांसफर कैलकाटा आर्ट स्कूल में हुआ और यहाँ ये मिले श्री अवनींद्रनाथ टैगोर को, जो कि एक एक्सपर्ट थे यूरोपियन, चाइनीज, जैपनीज स्टाइल ऑफ पेंटिंग में। एंड ऑल्सो ही इनिशिएटेड वास्ट टेक्निक इन इंडियन ट्रेडिशन, जिसकी सोल इंडियन थी। Neville was not in the favor of tradition of copying the European paintings। वो खुद उसके खिलाफ थे, जिस तरह फॉरेन आर्ट को इम्पोज किया जा रहा था इंडियंस पर। इसीलिए 1904 में उन्होंने वेस्टर्न रेलिक्स को, यूरोपियन पेंटिंग्स को गैलरी से रिमूव कर दिया और उसी की जगह अजंता, बाग, एलोरा, राजपूत, मुगल पेंटिंग्स को जगह दी, जिसमें भारतीयता थी। और साथ ही उन्होंने अवनींद्रनाथ टैगोर को वाइस प्रिंसिपल बना दिया कोलकाता आर्ट स्कूल का। दे बोथ फर्मली बिलीव्ड इन क्रिएटिंग अ न्यू टाइप ऑफ पेंटिंग that was Indian, not only in subject matter, सिर्फ थीम ही नहीं, but also in style। They designed a curriculum to include and encourage techniques and themes in Indian art tradition। अवनींद्रनाथ टैगोर ने 2 विजिटिंग जैपनीज आर्टिस्ट से वाटर कलर टेक्निक सीखी और इसको यूरोपियन वाटर कलर टेक्निक से सिंथेसाइज करके एक नोवल टेक्निक क्रिएट की, जिसको कि वॉश टेक्निक के नाम से जाना गया, जो कि हॉलमार्क बन गया बंगाल स्कूल का। अब क्या हुआ कि भारत में नेशनलिज्म की शुरुआत के साथ करीबन बाय द एंड ऑफ 19th सेंचुरी जो ये यूरोपियन स्टाइल चल रहा था, जिसमें हम सबसे सक्सेसफुल काम मानते हैं राजा रवि वर्मा का, जिनकी एकेडमिक रियलिज्म में मास्टरी थी,
वो इस टेक्निक में इंडियन थीम्स, इंडियन एपिक्स जैसे कि रामायण और महाभारत पर पेंटिंग्स बनाते थे। उनकी ये पेंटिंग्स इतनी फेमस हो गई थी, दे वर कॉपीड एज ओलियोग्राफ्स एंड वाज सोल्ड इन द मार्केट। और इन्होंने ही पेंटिंग्स को घर घर पहुंचा दिया था कैलेंडर्स की फॉर्म में। बट by the end of 19th century, this western style of painting in India could not survive, क्योंकि इसको फॉरेन या टू वेस्टर्न माना जाने लगा टू शो इंडियन माइथोलॉजी एंड हिस्ट्री। और यहाँ बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट इमर्ज हुआ, जो कि बंगाल में ओरिजिनेट हुआ, स्पेशली इन कोलकाता एंड शांति निकेतन। पर यह बंगाल तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि पूरे भारत में अर्ली 20th सेंचुरी में फ्लरिश हुआ। बंगाल स्कूल को रिवाइवल स्कूल भी कहा जाता है, क्योंकि आप समझें, ये एक सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ रिलायंस की फीलिंग थी टुवर्ड्स आवर कंट्री, आवर हेरिटेज। इन आर्टिस्ट ने वापस से देखा अपना पास्ट, अपने ट्रेडिशन, नॉट टू इमिटेट और कॉपी बट टू रिवाइव सर्टेन वैल्यूज ऑफ ओल्ड ट्रेडिशन। और इसीलिए ये टर्म रिवाइवलिज्म आई, मतलब रिकॉलिंग द पास्ट एंड रिजेक्टिंग द वेस्टर्न एकेडमिक स्टाइल। बंगाल स्कूल ऑफ पेंटिंग ब्रॉट अ रेनेसांस इन इंडियन आर्ट। और ये जो रीबर्थ हुआ इंडियन आर्ट का, ये भारत के हर कोने में फैला। स्पेशल आर्ट सेंटर्स बनाए गए, दिल्ली, गुजरात, लखनऊ, पंजाब, जयपुर, हैदराबाद। अवनींद्रनाथ टैगोर ने बहुत से अपकमिंग आर्टिस्ट को इंस्पायर किया। ही ऑल्सो फाउंडेड इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स इन 1905, जिसका एम ही था इंडियन ट्रेडिशनल आर्ट को इनकरेज किया जाए विद द हेल्प ऑफ प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट। बहुत से आर्टिस्ट ने, जिनमें ज्यादातर अवनींद्रनाथ टैगोर के ही डिसाइपल थे, अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स करे विद इंडियन ट्रेडिशन, विच बेसिकली टर्न्ड आउट टू बी इंडियन आर्ट, जिनमें प्रमुख रहे नंदलाल बोस, देवी प्रसाद रॉय चौधरी, के वेंकटप्पा, असित कुमार हलदर, M.A.R. चुगतई, रविशंकर रावल और शारदा चरण उकील। इसके अलावा अनंत कुमार स्वामी ऑल्सो वर्कड अ लॉट फॉर द पॉपुलराइजेशन एंड मेकिंग द इंडियन आर्ट नोन टू द वर्ल्ड। बहुत कंट्रीब्यूशन है इनका इंडियन आर्ट को ग्लोबली पहचान दिलवाने में। इसी टाइम पर लेडी हरिंगम ने अजंता की पेंटिंग्स कॉपी करवाई नंदलाल बोस, असित कुमार हलदर और के वेंकटप्पा से, एंड शी ऑल्सो गॉट द सेम पब्लिश्ड इन द इंडियन सोसाइटी लंदन। इसी स्कूल की पेंटिंग्स पर अजंता और बाग पेंटिंग्स का इन्फ्लुएंस साफ दिखता है। इनकी पेंटिंग्स में लीनियर डेलिकेसी थी, रिदम था, वो ग्रेस थी जो अजंता की पेंटिंग्स में थी। इसी के साथ साथ मुगल और राजपूत पेंटिंग का इम्पैक्ट भी दिखता है बंगाल स्कूल की पेंटिंग। दिस बंगाल स्कूल ऑफ पेंटिंग हैज ऑल्सो लेड डाउन द फाउंडेशन स्टोन ऑफ द मॉडर्न पेंटिंग। सो ये है सिंपल वे में इसका ओरिजिन एंड डेवलपमेंट, मतलब क्या टाइम पीरियड था, कैसे ओरिजिन हुआ, किन किन का कॉन्ट्रीब्यूशन रहा, क्या टेक्निक थी एंड ऑल। आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक हम कवर करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बंगाल स्कूल। हमने पढ़ा है कि बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट एक इन्फ्लुएंशियल आर्ट मूवमेंट थी जो बंगाल से शुरू हुई, स्पेशली कोलकाता और शांति निकेतन, और धीरे धीरे पूरे भारत में अर्ली 20th सेंचुरी में फैल गई। और ये भी हमने पढ़ा कि इस स्कूल को रिवाइवल स्कूल भी कहा जाता है, क्योंकि ये एक सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ रिलायंस की फीलिंग थी टुवर्ड्स आवर कंट्री, आवर हेरिटेज। इस स्कूल के आर्टिस्ट ने वापस से इंडियन आर्ट के पास्ट को देखा, अपने ट्रेडिशन को समझा। फिर से कहूंगी, नॉट टू इमिटेट और कॉपी बट टू रिवाइव सर्टेन वैल्यूज ऑफ ओल्ड ट्रेडिशन। अब हम बंगाल स्कूल के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को समझते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब विशेषताएं, स्पेशल फीचर्स ऑफ द पेंटिंग्स, मतलब इस स्कूल की पेंटिंग्स में स्पेशल क्या है, कैसे ये बाकी सब स्कूल से अलग हैं। तो शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 1, सबसे पहले सब्जेक्ट मैटर, मतलब इस स्कूल के आर्टिस्ट ने किन टॉपिक्स या विषयों पर पेंटिंग्स बनाई हैं। तो उनमें पहला आता है रिलीजियस थीम, धार्मिक चित्रण, जिसमें गणेश, शिव पार्वती, महाकाली, कृष्ण एंड गोपी, रामायण, महाभारत और बुद्धा पर पेंटिंग्स बनाई गई हैं। इन सबको बहुत ही अच्छे से भावपूर्ण बनाया गया है। सेकंड पॉइंट है हिस्टोरिकल थीम, मतलब जो हिस्ट्री से रिलेटेड हो। बहुत से ऐतिहासिक इवेंट्स को यहाँ स्कूल में बनाया गया, जिसमें डेथ ऑफ शाहजहां बाय अवनींद्रनाथ टैगोर एंड जहानारा एट द ताज बाय M.A.R. चुगतई फेमस है। इसके अलावा भी बहुत सी पेंटिंग्स हैं इस टॉपिक पर। थर्ड है पेट्रियोटिक थीम। ये थीम तो बहुत उभर कर सामने आया, क्योंकि मैंने डिस्कस किया था आपसे कि ओरिजिन एंड डेवलपमेंट में नेशनलिज्म की विचारधारा पनपी थी स्कूल में, स्वदेशी की, और ये लोग ऐसे टॉपिक्स बनाते थे जिससे लोगों में वो भावना जागृत हो, लोग इंस्पायर हों और इस मूवमेंट में जुड़े। सो इन सब पर भी बहुत काम हुआ है, जिसमें फेमस है भारत माता बाय अवनींद्रनाथ टैगोर, अवेकनिंग ऑफ मदर इंडिया बाय असित कुमार हलदर। फोर्थ आता है लिटरेरी थीम, लिटरेचर,
मतलब साहित्य पर बनाई गई पेंटिंग्स। इस स्कूल में इंडियन लिटरेचर पर बेस्ड बहुत सी पेंटिंग्स बनी है। मेघदूत ऑफ राम गोपाल विजयवर्गीय इज वेरी फेमस अंडर दिस थीम। फिर आता है सोशल लाइफ। ये एक बहुत अलग किस्म का विषय था जो हमें मिनिएचर्स में नहीं देखने को मिलता। देयर इज अबंडेंस ऑफ सोशल एंड डेली लाइफ पेंटिंग इन दिस स्कूल, जैसा कि हार्डवेयर मर्चेंट, बेगर, टिलर ऑफ सॉइल बाय नंदलाल बोस, सांथल फैमिली बाय जामिनी रॉय। ये ऐसे कुछ पेंटिंग्स हैं जिनमें हमें सोशल लाइफ का पता चलता है। नेक्स्ट पॉइंट है डिपिक्शन ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स, पशु पक्षी चित्रण। ये भी एक मेन सब्जेक्ट रहा है बंगाल पेंटर्स का। इस कैटेगरी की एक सबसे खूबसूरत पेंटिंग या कहें कि एक इमोशनल साइट है जर्नीज एंड, जो कि अवनींद्रनाथ टैगोर की पेंटिंग है। कमाल की पेंटिंग है ये। इतना खूबसूरती से इमोशंस को डिपिक्ट किया गया है और नेचर के रंगों को किस तरह से सिंबॉलिकली उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग लगाया गया है। मार्वलस वर्क। ये पेंटिंग आपके सिलेबस में भी है। इसके अलावा द डियर, कैट एंड लॉबस्टर बाय जामिनी रॉय भी कुछ फेमस पेंटिंग है अंडर दिस थीम। अब नेक्स्ट पॉइंट है, अगर इन्फ्लुएंस की बात करें तो बंगाल स्कूल पर क्लियरली अजंता इलोरा पेंटिंग्स का प्रभाव दिखता है, जो मैं पहले भी डिस्कस कर चुकी हूं आपसे कि इनकी पेंटिंग्स में लीनियर डेलिकेसी थी, रिदम था, वो ग्रेस थी, वो अजंता की जो पेंटिंग्स में थी। इसी के साथ साथ मुगल और राजपूत पेंटिंग्स का इम्पैक्ट भी दिखता है बंगाल स्कूल की पेंटिंग्स में। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, टेक्निक। वॉश टेक्निक इस स्कूल की हॉलमार्क टेक्निक थी, जो अवनींद्रनाथ टैगोर की देन है। अवनींद्रनाथ टैगोर ने 2 विजिटिंग जैपनीज आर्टिस्ट से वाटर कलर टेक्निक सीखी और इसको यूरोपियन वाटर कलर टेक्निक से सिंथेसाइज करके एक नोवल टेक्निक क्रिएट की थी, जिसको कि वॉश टेक्निक के नाम से जाना गया था, जो कि हॉलमार्क बन गया था बंगाल स्कूल का। सो ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर मेंशन करना है अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स लिख रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो हम कैरेक्टरिस्टिक्स में मेंशन कर सकते हैं वो है These paintings are full of Indian tradition. इन बंगाल पेंटिंग्स का जो सब्जेक्ट मैटर और स्टाइल है वो इंडियन ट्रेडिशन से भरा हुआ है, which was actually the main aim of Bengal painters. Then next point is attractive color scheme. जैसा हमने पढ़ा कि वॉश टेक्निक में ये पेंटिंग्स बनी हैं। सो अगर रंगों की बात करें तो बहुत सॉफ्टनेस है कलर्स के ट्रीटमेंट में, ग्लोइंग कलर्स हैं, एक चमक है, बट ब्राइट एंड गॉडी कलर्स हैव नॉट एट ऑल बीन यूज्ड इन दिस स्कूल। Next point, simple and clear paintings. The compositions are contemporary and most simplified. आसानी से थीम समझ आ जाता है कि आर्टिस्ट ने क्या दिखाना चाहा है। ये कुछ मेन फीचर्स हैं स्कूल के। आपको अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आए तो ये पॉइंट्स में एज इट इज आप लिख के जा सकते हैं, और अगर सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो भी अब आप ये बता सकते हैं कि पेंटिंग हिस्टोरिकल है, रिलीजियस है या सोशल लाइफ से रिलेटेड है, या कौन से थीम को डिपिक्ट किया गया है। और अगर जनरल एप्रिसिएशन का क्वेश्चन आता है पेंटिंग का, तो आप इन्हीं में से कुछ पॉइंट्स को लिख के आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, जैसा कलर स्कीम, इन्फ्लुएंस एंड ऑल। सो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। बंगाल की जो पेंटिंग्स हम करने जा रहे हैं उसमें फर्स्ट पेंटिंग है जर्नीज एंड। ये ऑफन रिपीटेड क्वेश्चन है जो बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, सो इसलिए कहूँगी कि ध्यान से समझिएगा। अब कोई भी पेंटिंग लिखने से पहले मैं हमेशा कहती हूँ कि कुछ पॉइंट्स हैं जो आपके टिप्स पर होने चाहिए। अब वो पॉइंट्स कौन से हैं? फर्स्ट वन इज़ द टाइटल ऑफ द पेंटिंग जर्नीज एंड। सेकंड, आर्टिस्ट नेम अवनींद्रनाथ टैगोर, क्योंकि आपसे ये पूछा जा सकता है कि अवनींद्रनाथ टैगोर की कोई पेंटिंग लिखें या जर्नीज एंड किसने बनाई है, उन आर्टिस्ट का नाम बताएं। मीडियम वाटर कलर ऑन पेपर। टेक्निक टेम्परा एंड वॉश, क्योंकि आपको पता है बंगाल की सब पेंटिंग्स वॉश टेक्निक में बनी हैं। एंड पीरियड बंगाल स्कूल। कलेक्शन, इस वक्त ये पेंटिंग कहाँ पे है? दैट इज़ द नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, न्यू दिल्ली। अब नेक्स्ट पॉइंट जो हम समझें वो है सब्जेक्ट मैटर, कि किस टॉपिक पर ये पेंटिंग बनी है, जो कि पेंटिंग को ना आपको देखते ही समझ आ रहा है। टायर्ड एंड ओवरलोडेड कैमल ऑन द एज ऑफ डेथ। इस पेंटिंग में कैमल की लाइफ की फाइनल जर्नी को रिप्रेजेंट किया गया है। और एक बात, ये एक सिंबॉलिक पेंटिंग है। इस पेंटिंग के थ्रू आर्टिस्ट ने जानवर की तुलना इंसान की ज़िंदगी से भी करनी चाहिए। ह्यूमन लाइफ की भी रिफ्लेक्शन है इस पेंटिंग में। वो कैसे है ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में समझाऊंगी। सो अब हम बात करते हैं डिस्क्रिप्शन की या कॉम्पोजिशनल अरेंजमेंट की। कॉम्पोजिशनल अरेंजमेंट मीन्स कि किस तरह से पेंटिंग को कंपोज किया गया है। अब एक और बात, ये जो पेंटिंग अवनींद्रनाथ टैगोर की है ये उनका एक मास्टरपीस है, और सबसे पहले ये बंगाली मैगजीन प्रवासी में प्रकाशित हुई थी। इसमें आप देख सकते हैं, अब पेंटिंग को ध्यान से देखिएगा, इसमें आप देख सकते हो कि एक कैमल है जो गिरने ही वाला है
और उधर से सूर्य अस्त होने का समय, और वो अपनी अंतिम सांसें ले रहा है। पीठ पर बहुत बोझ लदा हुआ है जो कि उसकी क्षमता से कहीं ज़्यादा है, मतलब जितना उसकी कैपेसिटी है उससे ज़्यादा सामान उसने ढो रखा है ऊपर। जो बोझ वो इतने सालों से अपने मालिक के लिए उठा रहा था वो अभी भी उसकी पीठ पर ही है। चेहरे पर अगर आप फेशियल एक्सप्रेशंस देखें तो पीड़ा के भाव हैं, आधी खुली हुई आंखें हैं, निढाल, थका हारा। पूरी एनिमल एनाटॉमी से हमें उसके इस शरीर की यात्रा का अंत साफ दिख रहा है। बैकग्राउंड में अगर हम देखें तो सूर्य अस्त हो रहा है, सनसेट दिखाया है जो कि रेड, येलो, ब्राउन्स में दिखाया गया है, विच क्लियरली सिंबलाइजेस द एंड ऑफ जर्नी थ्रू द एंड ऑफ द डे। एक तरफ लाइफ को खत्म होते हुए और दूसरी तरफ सूर्य को अस्त होते हुए दिखाया है। फोरग्राउंड में देखें तो नीचे की तरफ आते आते डार्क टोन्स यूज की गई हैं, और जहाँ कैमल गिर रहा है ना वहाँ पत्थर हैं, स्टोनी ग्राउंड है, जो कि ब्लू टोन में दिखाया गया है। सिंबॉलिकली इस पेंटिंग को ह्यूमन लाइफ से जोड़ा गया है। जिस तरह आप कहें इंसान भी पूरी ज़िंदगी जिम्मेदारियों के बोझ ढोता रहता है और अंत तक यही करता रहता है, उसी तरह ये कैमल भी अंत तक इसी कोशिश में है। आप देखें इसकी 4 लेग्स, आगे की टांगें बेंट हुई हुई हैं, मतलब नीचे को गिरता हुआ दिख रहा है ना ये आपको। नेक ज़मीन से जुड़ी है, बॉडी हाँफती हुई है, फिर भी ये कैमल पूरी हिम्मत और साहस और इस उम्मीद के साथ उठने का प्रयास कर रहा है, जो क्योंकि वो आपको फेस से दिख रहा होगा, थोड़ा सा फेस उसने ऊपर को उठा रखा है, वहाँ से हमें लगता है ये फिर से उठने की कोशिश कर रहा है। और जो सामान उसकी पीठ पर है उस सामान को कोई नुकसान ना हो, उसकी पूरी कोशिश इस पर है एंड तक भी। और यही इंसान भी करता है कि जो जिम्मेदारियां हैं वो अंत तक निभाता है। अब स्पेशलिटी देखें कि पेंटिंग के सिलेक्शन ऑफ कलर इज़ इन द हार्मनी विद द सब्जेक्ट, कि जिस तरह के रंग हैं, आप देखिए थीम के हिसाब से रंग लगाए गए हैं, जो मैं बार बार कह रही हूँ। सूरज को ढलते हुए, उसके ग्लो को मध्यम पड़ते हुए दिखाया है, और साथ ही इस कैमल की जर्नी को भी ख़त्म होते हुए दिखाया है। और इतनी डिटेलिंग जो एनिमल एनाटॉमी की है वो आर्टिस्ट की कीन ऑब्जर्वेशन, इंटेंस स्टडी और मास्टरी को दिखाती है, जो कि एक्सेप्शनल है। ये एक वंडरफुल एग्जाम्पल है वॉश टेक्निक का, जो कि हॉलमार्क टेक्निक थी बंगाल स्कूल की, और उसकी खोज करने वाले भी अवनींद्रनाथ टैगोर ही थे, जो हमने ओरिजिन एंड डेवलपमेंट में पढ़ा है। और ये ओवरऑल एक डेजर्ट का सीन है जो बहुत ही मिस्टिक है। डिफ्यूज्ड लाइट बैकग्राउंड्स हैं, ग्लूमी कलर्स हैं, एंड यस इमोशंस को बहुत मास्टरी से दिखाया गया है। सो ये इसका कॉम्पोजिशनल अरेंजमेंट है, या आप कहें डिस्क्रिप्शन। अब ये पेंटिंग इतना इम्पॉर्टेंट है तो एक बार इसके ह्यूमन लाइफ वैल्यूज़ को भी समझ लें। मतलब क्या इस पेंटिंग से कोई वैल्यू आपको सीखने को मिलता है, कोई ऐसी शिक्षा दे के जाती है ये पेंटिंग। सो जैसे मैंने कहा कि इस पेंटिंग में जानवर की तुलना ह्यूमन के बिहेवियर से की गई है, ठीक है। अब जो मालिक है वो बहुत स्वार्थी है, पीठ पर लदा इतना सामान, मालिक द्वारा कैपेसिटी से ज़्यादा लिया जा रहा काम उसके जुल्मों का प्रतीक है। फिर भी ये जानवर अंत तक अपने मालिक के प्रति वफादार बना रहता है। सो हम कह सकते हैं कि इस पेंटिंग में जो वैल्यूज़ हमें सीखने को मिलती हैं, पहली कि हमें जानवरों के प्रति क्रूअल नहीं होना चाहिए, मास्टर शुड बी काइंड एंड केयरिंग टुवर्ड्स द एनिमल्स। और सेकंड जो मेन हम कह सकते हैं, द कैमल की लॉयल्टी टुवर्ड्स हिज मास्टर। सो ये ह्यूमन लाइफ वैल्यूज़ हैं। आप एक बार दोबारा पेंटिंग को अच्छे से पढ़ें, एंड यस जो फर्स्ट 6 पॉइंट्स हैं वो आपके टिप्स पर होने चाहिए। फिर आपको सब्जेक्ट मैटर का नॉलेज होना चाहिए कि किस टॉपिक पर बनी है, देन डिस्क्रिप्शन एंड कॉम्पोजिशन, एंड स्टेप बाय स्टेप हेड टू टो पेंटिंग को एक्सप्लेन करें। अगर आप पहले मेन कैरेक्टर पे हैं तो उसके पूरे कैरेक्टरिस्टिक्स बताएं कि किस पोजीशन में है, कहाँ प्लेसमेंट है, एक्सप्रेशंस कैसे हैं, एनाटॉमी कैसी है, देन बैकग्राउंड, फिर फोरग्राउंड, एंड देन ओवरऑल इम्प्रेशन जो भी आप पेंटिंग का एक्सप्लेन करना चाहें। सो इस तरह से आपने पेपर में भी पेंटिंग लिख के जानी है पॉइंट वाइज। स्कूल की एक और बहुत खूबसूरत पेंटिंग राधिका। सबसे पहले जैसे मैं कहती हूँ अगेन द 6 पॉइंट्स। टाइटल ऑफ द पेंटिंग इज राधिका, आर्टिस्ट MAR चुगतई, मोहम्मद अब्दुल रहमान चुगतई। टेक्निक जो है टेम्परा एंड वॉश, मीडियम वाटर कलर ऑन पेपर, पीरियड बंगाल स्कूल, कर्टसी नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यू दिल्ली। इसका भी सब्जेक्ट मैटर सबसे पहले हम डिस्कस करें तो ये एक अट्रैक्टिव इंडियन गर्ल राधिका की पेंटिंग है जिसको बहुत ही डेलिकेटली प्रोफाइल में बनाया गया है। ये सब्जेक्ट हिंदू माइथोलॉजी पर बेस्ड है। नाउ कम्स टू द डिस्क्रिप्शन। ये मोहम्मद अब्दुल रहमान की सबसे खूबसूरत पेंटिंग है। अब इसको ध्यान से देखें
कि इसमें राधिका, जो कि एक शर्मीले स्वभाव की दिखाई गई है, आप उसके पोस्चर से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं, उसके मन के भावों को, उन एक्सप्रेशंस को बहुत क्रिएटिवली दिखाया है। इस लेडी फिगर को प्रोफाइल में बनाया है, मतलब साइड पोज आप देख पा रहे होंगे। अब अगर फीचर्स की बात करें, फेशियल एक्सप्रेशंस की बात करें, तो हाफ ओपन आइज, मतलब आधी खुली हुई या आप कहें झुकी हुई आंखें, उस तरह से बनाई गई हैं। शार्प आईब्रोज हैं, खूबसूरत चेहरा और प्रेम के भाव साफ दिखाई दे रहे हैं फेस पे। झुकी हुई गर्दन है, लंबे बाल बनाए गए हैं। अब आगे देखें तो दोनों हाथों में लोटस फ्लावर पकड़े हुए हैं। राइट हैंड में जो लोटस है उसका हाथ वो नीचे की तरफ, पीछे की तरफ मुड़ा हुआ है और उस पर एक हनी बी दिखाई गई है। ये जो हनी बी है ना बेटा, इट्स अ सिंबॉलिक ऑफ कृष्णा। ये श्री कृष्ण की उपस्थिति, मतलब उनकी प्रेजेंस को दर्शाती है, ऐसा माना जाता है। दूसरे हाथ में जो लोटस फ्लावर है वो चेहरे से लगा हुआ है, वो कोमलता, एक डेलिकेसी है ओवरऑल फिगर में। आप देखें ना उस पोस्चर में, जिस तरह से उसने वो फूल को भी चेहरे से लगाया हुआ है, सो वो एक बहुत डेलिकेट फिगर की तरह इसको बनाया गया है। बहुत ही ग्रेसफुल बनी है। शी इज़ वेयरिंग लॉट्स ऑफ ऑर्नामेंट्स, जिसमें मोतियों की माला, बैंगल्स, रिंग्स हैं, टू एनहांस द ब्यूटी ऑफ द पेंटिंग। अब आए कॉस्ट्यूम्स पे, तो कॉस्ट्यूम की बात करें तो टिपिकल इंडियन स्टाइल में कपड़े पहने हैं। शी इज़ लुकिंग वेरी अट्रैक्टिव इन रेड ब्लाउज, पर्पल लहंगा एंड येलो ओढ़नी। एक एक फोल्ड सिल्वर्ड क्लियर है। और ये जैसे पर्पल लहंगा की मैं बात कर रही हूँ, तो अगर जैसे सिल्वटे हैं या फोल्ड्स हैं वो डार्क कलर्स में बनाए गए हैं। पीछे आप देखें तो एक कॉर्नर में इस तरफ डेकोरेटिव लैंप है जिसका धुआं ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाया है। और अगर आप ध्यान से देखें तो पीछे से ये जो लैंप की रोशनी आ रही है ना, उसकी चमक आधी फिगर पर पड़ रही है। ये ध्यान से देखिएगा, ये जो ग्लो दिख रहा है आपको फिगर में, जिससे ये जो फॉर्म है ना वो और भी डिवाइन लग रही है। कलर्स ब्राइट हैं, ओवरऑल टोनल ग्रेडेशन दिखाई देता है। जैसे टोनल ग्रेडेशन हुआ कि आप बैकग्राउंड ही देखें, जैसे सेंटर में देखें येलो है, फिर ऑरेंज है, एंड देन कॉर्नर्स, मतलब ऊपर और नीचे अगर हम टॉप एंड बॉटम देखें तो ब्राउन्स में मर्ज होता हुआ कलर है। तो इस तरह ग्रेडेशन में जाता हुआ रंग दिखाया गया है। इस पेंटिंग में साइड में जो रखा हुआ लैंप है और जो ओवरऑल स्टाइल है इस पेंटिंग का, वो मुगल रॉयल्टी से इन्फ्लुएंस्ड है। एंड हम कह सकते हैं कि होल फिगर रिवील्स द डेलिकेट एंड इंट्रिकेट क्राफ्टमैनशिप ऑफ द आर्टिस्ट। मतलब इस MAR चुगताई की ये बहुत खूबसूरत पेंटिंग है और जिस पर्पस से या जो थीम इन्होंने बनाया है ये उसमें पूरी तरह सक्सेसफुल हुए। उस तरह की डेलिकेसी, उस तरह की कोमलता उस फिगर में दिखाने के, उसी हिसाब से फेशियल एक्सप्रेशंस हैं और उसी हिसाब से इन्वायरमेंट है। और डेफिनेटली ये पेंटिंग वॉश टेक्निक में बना है तो कलर में वो सूदिंगनेस तो है ही। हम एक और पेंटिंग जो कि हिंदू माइथोलॉजी से रिलेटेड है वो समझेंगे। बंगाल के ये एक बहुत फेमस आर्टिस्ट श्री नंदलाल बोस की पेंटिंग है, जिसके बारे में हमने बंगाल स्कूल के ओरिजिन एंड डेवलपमेंट में पढ़ा है, जिन्होंने अजंता की पेंटिंग्स की कॉपी की थी और जो इंडियन सोसाइटी लंदन में पब्लिश भी हुई थी, आपको याद होगा शायद। तो चलिए अब हम पेंटिंग को समझते हैं। सबसे पहले मेन पॉइंट्स, वो पॉइंट्स बेटा जो आपके टिप्स पे होने चाहिए। मैं बार बार हर पेंटिंग में आपको कह रही हूँ क्योंकि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 2 मार्क्स के क्वेश्चन आपको इनमें से आ सकते हैं। दे माइट आस्क यू द नेम ऑफ द आर्टिस्ट, और या पेंटिंग के या आर्टिस्ट का नाम देके आपसे पेंटिंग के बारे में पूछा जा सकता है या मटीरियल पूछा जा सकता है। सो लेट्स स्टार्ट। टाइटल ऑफ द पेंटिंग इज शिव एंड सती। आर्टिस्ट हुए हैं नंदलाल बोस। पीरियड ये हमारा, अगर हम स्कूल की बात करें तो बंगाल स्कूल है और इसकी पेंटिंग्स हम मॉडर्न पीरियड में कंसिडर करते हैं। टेक्निक है टेम्परा एंड वॉश। मीडियम वाटर कलर्स ऑन पेपर। कर्टसी नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यू दिल्ली। सो ये हैं वो पॉइंट्स जो आपको टिप्स पे होने चाहिए। अब आए हम सब्जेक्ट मैटर पे, मतलब समझें कि किस टॉपिक पर पेंटिंग बनी है। सबसे पहले हम इसमें ये मेंशन करेंगे कि इन दिस पेंटिंग द आर्टिस्ट नंदलाल बोस ब्यूटिफुली डिपिक्ट्स द नरेटिव माइथोलॉजी फ्रॉम द लाइफ ऑफ शिव एंड सती। इसमें एक पौराणिक घटना दिखाई गई है। इस पेंटिंग में या कहें कि जो एपिसोड यहाँ दिखाया गया है उसकी बैक स्टोरी में आपको जल्दी से बता दूं, उससे आप ना बेहतर कनेक्ट कर पाएंगे इस पेंटिंग से। सती जो भगवान शिव की वाइफ हैं, उन्होंने अपने पिता दक्ष की मर्जी के खिलाफ शादी की थी भगवान शिव से, और दक्ष जो हैं वो शिव को भगवान नहीं मानते थे। अब एक बार दक्ष ने क्या किया कि एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया, सबको उसमें बुलाया, इनवाइट करा, बट शिव जी और सती को नहीं बुलाया। सती को जब पता चलता है तो वो जाने की जिद करती हैं, पर शिव उनको जाने से रोकते हैं कि जहाँ से इनवाइट नहीं आया वहाँ नहीं जाना चाहिए। बट वो कहती हैं कि वो तो मेरा पिता का ही घर है, मुझे इनवाइट की क्या ज़रूरत, और वो चली जाती हैं। अब
वहाँ जाकर वे देखती हैं कि वहाँ सबके लिए स्थान है, बट उनके हस्बैंड के लिए कोई कुर्सी या कोई जगह या कोई स्थान नहीं बनाया गया। और जब पूछती हैं अपने पिता से तो वो काफ़ी बुरा भला शिव को बोलते हैं, और उनको ये पता चलता है कि ये यज्ञ तो इनके पति के अपमान के लिए रखा गया था। As Daksh insulted Sati with harsh and abusive words in front of all the dignitaries, सती ये बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर पाई and ended her life through the intrinsic power by burning her body through fire. वहीं खड़े खड़े अग्निदेव को याद करती हैं और खुद का अंत कर लेती हैं। She sacrifices her life for the sake of her husband Shiva's self-respect. So ये हुआ हमारा सब्जेक्ट मैटर, मतलब क्या टॉपिक है। अब आप इसको दिमाग में रख के अब हम इसका डिस्क्रिप्शन समझते हैं। पेंटिंग को आप ध्यान से देखिएगा कि कैसे इस थीम को, जो ये कहानी है उसके बाद के एपिसोड को इन्होंने कैसे कंपोज किया है। सबसे पहले आप देखें कि ये एक वर्टिकल पेंटिंग है। जब भी डिस्क्रिप्शन शुरू करना है आप ये चीज़ को नोटिस करें। इसमें शिव को बैठे हुए और सती की डेड बॉडी को बाहों में पकड़े हुए उदास दिखाया है। असहाय भाव से वह सती की तरफ देख रहे हैं। उनकी दोनों बाहों में सती के शरीर को सहारा देते हुए दिखाया है। शिव जो कि भगवान हैं, उनके सिर के पीछे हेलो दिखाया गया है, वही जो एक गोल सा चक्र हम भगवान के पीछे पेल येलो कलर का दिखाया जाता है। माथे पर रोशनी या कहीं एक चमक सी दिखाई गई है। आप पेंटिंग में ध्यान से देखें, एक डिवाइन लुक देने के लिए। गले में माला है, सांप को भी लिपटे हुए दिखाया है, सिर के ऊपर जूड़ा, बाकी खुले बाल दिखाए हैं। और ये है भगवान शिव का डिस्क्रिप्शन। और दूसरी तरफ अगर हम सती को देखें तो उन्होंने हल्के रंग की साड़ी में उन्हें दिखाया गया है। गले, कान, बाजू, कलाई में कुछ ज्वेलरी पहने दिखाया है। अब नेक्स्ट अगर चलें, फिजिकल डिस्क्रिप्शन के बाद अगर हम देखें तो पॉइंट आता है कलर स्कीम। अब ये आपको थोड़ा सा डिफरेंट पेंटिंग लग रही होगी क्योंकि ये पेंटिंग येलो ब्राउन्स में है, इसलिए इसको मोनोक्रोमेटिक पेंटिंग भी कहते हैं। और अगर आपको क्वेश्चन आता है कि बंगाल की मोनोक्रोमेटिक किसी पेंटिंग को डिस्क्राइब करें तो उसमें आप मेंशन करके जाएंगे शिव एंड सती। आप कह सकते हो कि सीपिया टोन्स में बनी है ये पेंटिंग। बैकग्राउंड में येलो ब्राउन की ही डिफरेंट टोन से निकाला गया है, और फोरग्राउंड में अगर हम बात करें तो वॉयलेट ब्राउन और वाइट को मिलते हुए आगे आते हुए दिखाया गया है। वाइट लाइट दोनों फिगर्स के माथे पर और शिव की बॉडी पर पड़ते हुए दिखाई है। पेंटिंग की बैकग्राउंड को, जो हमने कहा ना कि ब्राउन येलो की डिफरेंट टोन्स में निकाला गया है, तो एक्चुअली सब्जेक्ट को मेन फोकस में लाने के लिए, मतलब टू गिव डेप्थ टू द मेन फिगर्स। और इस पेंटिंग में ये भी डिस्कस कर सकते हैं इन्फ्लुएंस को। सो अगर इन्फ्लुएंस की बात करें तो ये पेंटिंग अजंता स्टाइल से इन्फ्लुएंस्ड है, उसकी झलक हमें दिखती है इस पेंटिंग में, जो कि सीधा सीधा कनेक्शन है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला कि नंदलाल बोस जी अजंता की पेंटिंग से इंस्पायर्ड थे। और आर्टिस्टिक पर्सपेक्टिव से अगर आप देखिए क्वेश्चंस आपको जो आ सकते हैं ना, शॉर्ट आंसर टाइप जैसे मैंने बोला वो भी आ सकता है। आपको डिस्क्रिप्शन पूछा जा सकता है, आपको कॉम्पोजिशनल अरेंजमेंट पूछा जा सकता है, फिर आपसे ये पूछा जा सकता है कि आर्टिस्टिक एस्पेक्ट बताएं इस पेंटिंग का। सो आर्टिस्टिक एस्पेक्ट होता है कि आपको एलिमेंट्स और प्रिंसिपल के बेसिस पे इस पेंटिंग को डिफाइन करना है, लिखना यही आपको फीचर्स होते हैं, या हम कहें डिस्क्रिप्शन यही लिखना है, लेकिन लिखने का तरीका थोड़ा सा बदल जाता है। जैसे आप ये लिख सकते हैं कि लाइन्स को बहुत अच्छा प्रयोग में लाया गया है, या बहुत सुंदर लाइंस, फ्लुएंट लाइंस लगी हैं, और कलर्स में स्मूथनेस है, टोन्स बहुत प्रशंसनीय है, या इंटेंसिटी ऑफ कलर डल है। देखें गॉडी नहीं है ये पेंटिंग, टोनल ग्रेडेशन है। अगर आप बैकग्राउंड फोरग्राउंड की बात करें, सो यही सब एलिमेंट्स प्रिंसिपल्स के थ्रू आप आर्टिस्टिक पर्सपेक्टिव को लिख के जा सकते हैं। अब एक चीज़ और मैं इस पेंटिंग का आपसे डिस्कस करना चाहूँगी, ह्यूमन लाइफ वैल्यू, कि ये पेंटिंग हमें क्या वैल्यू सिखा के जाती है। तो आप पहला तो लिख सकते हैं कि सेल्फ रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी, और दूसरा आप लिख सकते हैं लव फॉर हस्बैंड। जैसे कि हमने बोला आगे भी कि सती सेक्रीफाइसेस हर लाइफ फॉर द सेक ऑफ हर हस्बैंड, तो आप उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए उन्होंने खुद को भस्म कर लिया था। सो आप ये दो पॉइंट्स हम ह्यूमन लाइफ वैल्यू में लिख के जा सकते हैं। एंड रेस्ट ओवरऑल दिस पेंटिंग इज़ वेरी सोफिस्टिकेटेड विद अ सिंपल सब्जेक्ट मैटर, कि देखने से ही समझ आता है कि आर्टिस्ट ने क्या दिखाने की कोशिश की है। ये 3 पेंटिंग्स हो चुकी हैं हमारी, जर्नीज एंड राधिका एंड शिव एंड सती। अब हम एक और पेंटिंग जो लिटरली थीम पर बेस्ड है, जिसका नाम है मेघदूत, उसको समझते हैं। ये एक बहुत ही फेमस आर्टिस्ट राम गोपाल विजयवर्गीय की पेंटिंग है। इसमें सबसे पहले हम मेन पॉइंट्स को ही समझेंगे, जैसे हर पेंटिंग के समझते हैं। नेम है मेघदूत, या टाइटल आप लिख सकते हैं मेघदूत। आर्टिस्ट राम गोपाल विजयवर्गीय। स्कूल बंगाल। पीरियड, टाइम पीरियड की अगर हम बात करें तो 1940 AD।
मीडियम वाटर कलर ऑन पेपर, टेक्निक वही टेम्परा एंड वॉश, जैसे आपको पता है बंगाल की सब पेंटिंग्स वॉश में बनी है। कर्टसी ललित कला अकेडमी न्यू दिल्ली, अगेन आई एम रिपीटिंग ललित कला अकेडमी न्यू दिल्ली, क्योंकि बाकी सब पेंटिंग्स जो पिछले हमने पढ़ी है वो नगमा में है, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट। सो ये पेंटिंग की कर्टसी डिफरेंट है, ललित कला अकेडमी न्यू दिल्ली। अभी तक जैसे जो हम पॉइंट समझ रहे हैं, जो पिछली पेंटिंग्स में भी समझे, तो उन पर बेस्ड आपको क्वेश्चन क्या आते हैं, जैसे सब्जेक्ट मैटर पूछ लिया गया, कॉम्पोजिशनल अरेंजमेंट पूछ लिया गया, और एस्थेटिकल पैरामीटर्स पे पेंटिंग को पूछ ली, या ह्यूमन लाइफ वैल्यू पूछ ली, तो उसी हिसाब से ये पेंटिंग भी हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द सब्जेक्ट मैटर फर्स्ट। तो ये पेंटिंग जो है ना, ये कालिदास द्वारा लिखी गई लिरिकल पोइम मेघदूत पर बेस्ड है, जिसका नाम भी पेंटिंग का मेघदूत ही है। अब मेघदूत की स्टोरी क्या है वो मैं जल्दी से समझा दूं एक बार आपको। मेघदूत एक यक्ष की कहानी है। वो यक्ष जो हिमालय के खूबसूरत शहर अलका में रहता है और उसको अपनी ड्यूटीज़ को निगलेक्ट करने के लिए पनिश किया गया हुआ है। उसके गुरु हैं कुबेर, उन्होंने उसे 1 वर्ष का वनवास दे दिया था, और इस टाइम पीरियड में ये वो एपिसोड है जब वो अपने बिलवड को मिलने के लिए तड़प रहा है, और पास से गुजरते हुए बादलों को वो अपना दूत बनाता है, मतलब उन बादलों के थ्रू वो मैसेज भेज रहा है अपनी बिलवड को कि जो कि उसकी वापसी का इंतज़ार कर रही है। सो ये वो एपिसोड बनाया गया है इस पेंटिंग में। सो बेसिकली दिस पेंटिंग इज डिपिक्टेड विद द पेन ऑफ लव इन सेपरेशन which is very clearly visible on the face of the yaksha, this male character। आप क्लियरली इसके चेहरे पर वो पेन देख सकते हो। अब चलिए बात करते हैं डिस्क्रिप्शन पर, ठीक है। अगर आपको पूछा जाता है कॉम्पोजिशनल अरेंजमेंट या डिस्क्रिप्शन या नोट ही मेघदूत पे लिखने आ गया, तो आप कैसे स्टार्ट करेंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे कि ये पेंटिंग राम गोपाल विजयवर्गीय का एक आउटस्टैंडिंग पेंटिंग है। और राम गोपाल विजयवर्गीय पेंटर तो थे ही, बट साथ साथ ही वॉज अ राइटर एंड पोएट ऑल्सो। मेघदूत इनके फेवरेट सब्जेक्ट्स में से एक है, जिसकी इन्होंने सीरीज़ बनाई है, और हर सीरीज़ में कम से कम 50 to 70 पेंटिंग्स हैं। और अब आए पेंटिंग के इसमें जो कैरेक्टर बनाया गया है उस पर। सबसे पहले इसको काल्पनिक तरीके से बनाया गया है, क्योंकि ये काल्पनिक कैरेक्टर ही है ना। इसमें एक हैंडसम यक्ष मेल फिगर को जंगल में एक चट्टान पर बैठे दिखाया गया है। आप देखिए आंखों में उसके आंसू है, बहुत इमोशनल मूड में है, और पत्थर पर कुछ लिख रहा है, जैसे अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहा हो। राइट हैंड में एक लीफ पर लिख रहा है, और लेफ्ट हैंड से उन्होंने एक वाइट फ्लावर पकड़े हुए हैं। ऐसे भाव चेहरे पर हैं जैसे वो तरस रहा है या तड़प रहा है अपनी बिलवड को मिलने के लिए। सॉफ्ट फीचर्स हैं, हाफ क्लोज्ड आइज हैं, थिन शेपली आर्म्स और लॉन्ग टेपरिंग फिंगर्स, जैसे कि हम अक्सर बंगाल की इस ह्यूमन एनाटॉमी में देखते आए हैं, जैसे लंबी लंबी उंगलियां वो बनाते थे। ग्रेसफुली कार्व्ड बॉडी है इस यक्ष की, और इनको पीले रंग की धोती पहने दिखाया है। घुंघराले बाल हैं, पर्ल मोती के इयररिंग और नेकलेस बड़े खूबसूरती से पहने हुए दिखाए हैं। अब आए बैकग्राउंड पर। आपने हेड टू टो, जैसे मैं अक्सर कहती हूँ, ऐसा एक्सप्लेन करना है स्टेप बाय स्टेप। जैसे हमने पहले सब्जेक्ट पकड़ा, फिर हमने कैरेक्टर को पकड़ा, हमने ये देखा कि वो पेंटिंग किस फॉर्म में बनी हुई है, कैरेक्टर की पोजीशन क्या है और किस तरह से उसको डिफाइन किया गया है। अब हम आए हैं बैकग्राउंड पे, और अगर बैकग्राउंड की बात करें तो आप देखें पीछे घास फूस की झोंपड़ी दिख रही है, और जंगल का एक आपको लग रहा है कि जैसे घने पेड़ हैं जो कि हरे पीले रंग के मिक्सचर में बनाए गए हैं। ये सब जो बना है ना, हट, ट्री, चट्टान, ये सब लाइट एंड डार्क ब्राउन्स में है। इस कॉम्पोजिशन में बादल जो हैं वो वेव्स की तरह दिखाए हैं। वो देखिए आप आगे पीछे घूम कर उड़ते हुए दिखाए हैं, जैसे कि वो भी अपना संदेश उसके थ्रू भेजना चाह रहा है बादलों के थ्रू, और बादल भी उसका संदेश उसके यहाँ से होके आगे उसके बिलवड तक लेके जा रहे हों। आसमान में मतलब तारों से जगमगाते हुए डार्क ब्लू में दिखाया है इस आसमान को। बीच में आप देख पा रहे होंगे बर्ड्स भी उड़ रहे हैं पेंटिंग में। अब देखें इस पेंटिंग में इस यक्ष को अपने बिलवड को मिलने के लिए जो तड़प है ना, उसको कितना आर्टिस्टिकली दिखाया है। अब आप ध्यान से देखें कि जैसे सोचें एक बार कि जैसे सारी नेचर उस अकॉर्डिंग दिखाई गई है। मतलब हम कह सकते हैं कि नेचर भी खुद हिस्सा ले रही हो जैसे, क्योंकि स्टोरी को इम्पोर्टेंस दी गई है। कलर्स बड़े सॉफ्ट लगाए हैं, लाइट हैं, जो कि एक अलग ही ग्लो दे रहे हैं पेंटिंग को। ह्यूमन फिगर कितना प्रोपोर्शनेट है, एकदम परफेक्ट। जैसे काल्पनिक कहानी है ना, वैसे ही ड्रामेटिक बादल हैं।
तो ये सब आप एस्थेटिकल एप्रिसिएशन में लिख सकते हैं, अभी जो मैंने पॉइंट्स बोले। सो अगर हम ह्यूमन लाइफ वैल्यू की बात करें तो इस पेंटिंग में हमको क्या वैल्यू हमें मिलती है, तो वैसे तो देखिए बेटा एक ड्रामेटिक पेंटिंग है ये, लेकिन फिर भी अगर बाय चांस ऐसा कुछ क्वेश्चन आ जाता है और हमें लिखना पड़ गया तो हम इसमें कह सकते हैं कि जिन इमोशंस को टच किया गया है इस पेंटिंग में वो है इमोशन ऑफ लोनलीनेस, इमोशन ऑफ लव, इमोशन ऑफ कमिटमेंट एंड फेथफुलनेस। सो आप इन पॉइंट्स के बेसिस पे उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं। और जो मैंने अप्रिसिएशन बोली अभी पीछे जो एक्सप्लेन किया वो सेम आप एलिमेंट्स और प्रिंसिपल्स के बेसिस पर करेंगे, जैसे लाइंस बता दें, कलर्स का इस पेंटिंग का बता दें, इस यक्षा के फीचर्स को एक्सप्लेन करें, इसकी प्रोपोर्शनेट बॉडी को डिस्कस कर जाएं। सो ये सब आप एस्थेटिकल पैरामीटर में कर सकते हैं। सो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।